मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुए 10 साल बीत चुके हैं और आज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम करता हूँ। मगर इन 10 सालों में एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जब उस खौफनाक हादसे की याद ने मुझे ना सताया हो। आज भी उस मंजर को याद करते ही मेरी रूह कांप उठती है और कई बार तो मैं आधी रात को उठकर बैठ जाता हूँ। खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ कि वो सब बहुत पहले हो चुका है। ये घटना तब की है जब मैं दिल्ली के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था। कॉलेज में मेरी दोस्ती अमन और विनोद से हुई। हमारी तिगड़ी खूब जमती थी। हम साथ घूमते, मस्ती करते हैं और एक दूसरे की मदद से जैसे तैसे परीक्षा में पास कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं चला कि कब 3 साल यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन अमन मेरे पास हाँफता हुआ आया। उसने बताया, देव, बगल के कमरे में एक बहुत पढ़ाकू लड़का रहता है। सोच रहा हूँ क्यों ना उसे अपनी टीम में शामिल कर लें। अगर उसने पढ़ा दिया तो शायद हम सब अच्छे नंबर से पास हो जाएं और अच्छी नौकरी मिल जाए। विनोद भी अमन की बात से सहमत था। हाँ देव, अमन सही कह रहा है। तुम दोनों तो किसी तरह पास हो जाते हो, पर मेरी मोटी बुद्धि में बातें जल्दी घुसती ही नहीं। प्लीज़ मान जा, एक बार उसके साथ पढ़कर देखते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा तो दोबारा नहीं जाएंगे। उसकी जिद के आगे मेरी एक ना चली और अगले ही पल हम तीनों उस लड़के के कमरे के बाहर खड़े थे। अमन ने दरवाज़ा खटखटाते हुए आवाज़ दी, अरे कोई अंदर है क्या? दरवाज़ा खोल। विनोद भी साथ में चिल्लाया, सुना नहीं क्या? हमें पता है कि तू अंदर ही है, दरवाज़ा खोल। वो दोनों दरवाज़ा पीटने लगे, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना खिड़की से झांक कर देखा जाए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। अमन, विनोद, जल्दी आओ, ये लड़का तो फांसी लगा रहा है। मेरी चीख सुनकर अमन और विनोद भी तुरंत मेरे पास दौड़े आए और उन्होंने भी वही देखा जो मैं देख रहा था। अमन ने घबरा कर चिल्लाया, विज्ञान, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी नीचे उतरो। विनोद ने भी उसे धमकाते हुए कहा, हाँ विज्ञान, जल्दी नीचे आ जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूँगा। फिर ये तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे। हमारी बात मानो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मैंने भी उससे विनती की, विज्ञान, नीचे आ जाओ दोस्त। हमारी चीखें सुनकर विज्ञान भी रुक गया। उसे समझ आ गया कि उसकी आत्महत्या की कोशिश अब नाकाम हो चुकी है। ना चाहते हुए भी उसे अपने कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ा। हमारा इरादा था कि उसे समझाएं कि वो जो करने जा रहा था वो सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी। मगर जब हम अंदर घुसे तो विज्ञान कुछ बदला बदला सा लगा। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, ये तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो? मैं और आत्महत्या, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं तो दूसरों को मारता हूँ, फिर मैं खुद को क्यों मारूंगा? हम तीनों उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसने हमारी एक ना सुनी। तभी विनोद की नज़र विज्ञान के गले में लटके किसी अजीब चीज़ पर पड़ी। विज्ञान, ये तुम्हारे गले में क्या है? कोई ताबीज़ है क्या? विनोद ये कहते हुए उस ताबीज़ को छूने की कोशिश करने लगा। तभी विज्ञान ने उसका हाथ झटका और दूर हटा दिया। विज्ञान गुस्से में बोला, खबरदार, अगर इसे छूने की कोशिश की तो ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, जो उनके जाने के बाद मुझे एक राक्षस से बचाती है। इसे कभी छेड़ने की कोशिश मत करना।
ताबीज की बात निकालते ही माहौल गंभीर हो गया। मैंने इसे महज एक इत्तेफाक समझकर बात बदलने की कोशिश की। अरे अब ऐसे ही पूरी रात बिताओगे क्या? हम तो यहाँ पढ़ने आए थे, अब क्या हो गया सबको? मेरी नज़र जब विज्ञान पर पड़ी तो उसकी आंखें विनोद को ही घूर रहे थे। उसके चेहरे पर एक भद्दी मौत जैसी मुस्कान थी, जिसे देखकर मैं अंदर तक सिहर उठा। वैसे विज्ञान वाकई में अक्लमंद था। जिस तरीके से वो हमें समझाता और पढ़ाता था, उसकी हर बात हमें अच्छी तरह से याद रहती थी। मैंने खुशी से कहा, वाह विज्ञान, तुम सच में कमाल के हो। तुम्हारे बारे में जो सुना था वो सब सच निकला। विनोद भी उत्साह से बोला, भाई तो ऐसे एग्जाम से एक रात पहले हमको पढ़ा दिया कर, हम एक रात में ही टॉप कर जाएंगे। हम दोनों विज्ञान से बहुत खुश थे, पर मुझे धीरे धीरे विज्ञान पर शक होने लगा था। विज्ञान से पढ़ने के बाद हम सब अच्छे नंबरों से पास हो गए, पर अब बहुत कुछ बदल चुका था। विनोद ज़्यादातर विज्ञान के साथ रहने लगा था। हैरानी की बात थी कि विज्ञान के हमारी ज़िंदगी में आने के बाद से विनोद 2-3 बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बाल बाल बचा था, और दोनों बार विज्ञान उसके साथ ही मौजूद था। उन दोनों की अच्छी जमने लगी थी, पर इस वजह से उनमें कभी कभी नोक झोंक भी होने लगी थी। विनोद अक्सर विज्ञान को उसके ताबीज को लेकर ताना मारते रहता। विज्ञान, तुम इसे क्यों पहनते हो? एक इंजीनियर के स्टूडेंट होकर भी अंधविश्वास पर विश्वास रखते हो? कितनी मूर्खता की बात है। मैं होता तो कब कैसे तोड़कर फेंक देता। विनोद की ये बातें सुनकर भी विज्ञान कुछ नहीं कहता था, पर उसके चेहरे पर वही मौत जैसी भद्दी मुस्कान फिर से झलक उठती, जिसे मैंने पहले भी देखा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। हमारे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स सर पर थे, और ठीक एक हफ्ते पहले विनोद का जन्मदिन भी था। हमने हॉस्टल के छत पर बिना किसी की इजाज़त के विनोद की बर्थडे पार्टी रखी। मैंने विनोद से पूछा, अरे विनोद, इतना चुप क्यों है तू? क्या हुआ? अपने जन्मदिन वाले दिन तो खुश नहीं लग रहा? मेरी बात सुनकर विनोद और परेशान हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, भैया देखो, विज्ञान अभी तक नहीं आया, जबकि मैंने उसे सबसे पहले बुलाया था। विज्ञान के प्रति विनोद का ये लगाव मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, पर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर विनोद को अपने साथ नाचने के लिए कहा। शुरू में तो विनोद ने मना किया, पर शराब के नशे में उसने भी हमारे साथ मज़ा करने लगा। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। हमारे सभी दोस्त जा चुके थे। अब बस मैं, विनोद और अमन ही बचे थे। इस बीच विज्ञान कब हमारे बीच आकर नाचने लगा, हमें पता ही नहीं चला। नाचते नाचते विनोद की नज़र फिर से विज्ञान के गले में लटके उसी ताबीज़ पर पड़ी, और उसे फिर से चिढ़ होने लगी। कितनी बार मना किया है तुझे, पर तू ये फालतू का अंधविश्वास गले में लटकाए घूमता रहता है। विनोद ने इतना कहकर विज्ञान के गले से वो ताबीज खींच लिया और उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। अमन ने विनोद से घबरा कर कहा, विनोद, ये तूने क्या कर दिया? वो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। अमन विनोद को एक कोने में ले गया, पर मैं अभी भी विज्ञान के सामने ही खड़ा था। ताबीज के टूटते ही विज्ञान की आंखें लाल हो गईं। उसके कंधे से नुकीली हड्डियां उभरने लगी और बदन पर घने बाल उगाए। उसकी हड्डियां अकड़ रही थी और वो किसी खूंखार भेड़िए की तरह अपने दोनों हाथों पैरों के बल जमीन पर बैठकर गुर्राने लगा।
मैंने घबरा कर चिल्लाया, विज्ञान, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम किसी भेड़िए की तरह क्यों दिख रहे हो विज्ञान? मैं उससे दूर हटता जा रहा था। सच कहूं तो इस पल ने मेरे सारे डर को हकीकत में बदल दिया था। मेरी बातें सुनकर वो भेड़िया मुझे मारने के लिए मेरी ओर ही बढ़ रहा था। तभी विनोद ने हिम्मत जुटाकर कहा, अरे जानवर, उस पर क्यों अपना जोर दिखाता है? अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। विनोद की बात सुनते ही वो भेड़िया उसकी तरफ मुड़ गया। अमन विनोद के पास ही खड़ा था। उस खूंखार भेड़िए को अपनी ओर आता देख रहा था। अमन ने सकते में आकर कहा, विनोद, ये विज्ञान तो एक भेड़िया बन चुका है, पर यह कैसे मुमकिन है? इतना कहते हुए अमन ने पास में पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और विनोद को बचाने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए को अपनी तरफ आता देख विनोद ने सबको हकीकत बतानी शुरू की। अमन, मुझे आज ही पता चला कि यह विज्ञान एक इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया है। जब मैं इसे जन्मदिन पर बुलाने के लिए इसके कमरे में गया था तभी मुझे इसकी असलियत का पता चल गया। ये इंसान बनकर लोगों के बीच रहता है और अपने लिए आसान शिकार ढूंढता है। इस ताबीज की वजह से ये इंसान का रूप ले सकता है या किसी इंसान के शरीर में समा सकता है। इस वक्त यह जिस विज्ञान के शरीर में था उसे इस भेड़िए ने 6 साल पहले ही मार डाला था। विनोद अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि अमन ने भेड़िए पर जोरदार हमला कर दिया। मैं भी पीछे से खाली बोतलों से उस पर वार कर रहा था, पर हमारी कोशिशें नाकाम रही। लोहे की रॉड से कई बार वार करने के बावजूद उस भेड़िए को एक खरोच तक नहीं आई। उसने अपने नुकीले पंजों से अमन का पेट फाड़ दिया और उसकी सारी अतड़ियां बाहर निकाल दी। फिर उसने अमन का सिर अपने मुंह में दबाकर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उसने दोनों बेजान शरीरों को हॉस्टल की छत से नीचे फेंक दिया। भेड़िए का इतना खूंखार रूप देखकर विनोद और मेरी रूह कांप उठी। मैंने तुरंत विनोद को चीखते हुए कहा, विनोद, वहां से भाग, वरना ये तेरा भी वही हाल करेगा। मैं अभी उसे समझा ही रहा था कि विनोद ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और खड़ा हो गया। नहीं देव, तू भाग जा यहाँ से, भाग जा और अपनी जान बचा ले। मैं जानता हूँ ये भेड़िया हर हाल में मुझे मार डालेगा। ये विनोद से मुझसे कहे गए आखिरी शब्द थे। विनोद ने मुझे जोर से भागने का कहकर खुद ही छत के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। भेड़िया उसकी तरफ दौड़ा ही था कि विनोद ने उसे कसकर जकड़ लिया। विनोद ने दहाड़ कर कहा, मैं तुझे और अब मेरे लोगों की जान लेने नहीं दूंगा। तूने मेरे दोस्त अमन पर जो हमला किया उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। इतना कहते हुए विनोद अपनी पूरी ताकत से उस भेड़िए को छत के किनारे की ओर खींचने लगा। विनोद इस भेड़िए के जिस्म से इस तरह से चिपक गया था कि ढेर सारे हमले के बाद भी वो भेड़िया खुद को उससे अलग ही नहीं कर सका। विनोद धीरे धीरे उस भेड़िए को किनारे तक ले गया। मैं भी अपने डर से मजबूर एक जिंदा लाश की तरह ये सब होते हुए देख रहा था। तभी विनोद उस भेड़िए को अपने साथ लेकर हॉस्टल की छत से नीचे जा गिरा। एक ही पल में मेरे 2 सबसे प्यारे दोस्त मुझे हमेशा के लिए छोड़ गए थे। अगले दिन जब कॉलेज को इस बारे में पता चला तो मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी, पर किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। बल्कि कॉलेज प्रशासन ने मुझसे कहा कि मुझे पुलिस को ये बयान देना होगा कि विनोद और अमन नशे में धुत होकर आपस में लड़ने लगे और अपनी ही गलती से हॉस्टल की छत से गिरकर उनकी मौत हो गई।
उन्होंने मुझे ये भी धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कॉलेज मेरा करियर बर्बाद कर देगा और मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। ना चाहते हुए भी मुझे कॉलेज की बात माननी ही पड़ी और उस रात हुए भयानक हादसे को महज एक गलती बताना पड़ा। ये बात मुझे आज भी सबसे ज़्यादा सताती है और रातों को चैन की नींद सोने नहीं देती। अमन और विनोद की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती है, क्योंकि मैं ही अपने दोस्तों को इंसाफ नहीं दिला पाया। उस हादसे वाली रात को हॉस्टल की छत से 3 लाशें नीचे गिरे थे, पर मेरे लिए सिर्फ 2, अमन और विनोद की। उस भेड़िए को कहीं कोई नामो निशान तक नहीं मिला। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। उस रात मैंने उस भेड़िए के ताबीज के टुकड़े टुकड़े आपस में पास रख लिए थे और आज भी मैं उस ताबीज को पूरी तरह जोड़ भी चुका हूँ, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन वो भेड़िया अपने ताबीज को ढूंढता हुआ मेरे पास आए और मैं उससे अपने दोस्तों की मौत का बदला ले सकूं। तो हो सकता है कि वो भेड़िया आज भी कहीं जिंदा घूम रहा हो। क्या पता वो अभी आपके साथ आपके बगल में ही बैठा ये कहानी सुन रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। RM यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अर्नव और अमन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। अर्नव भूत प्रेतों पर यकीन रखता था, लेकिन अमन को इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। एक दिन अमन ने अर्नव से कहा, तुझे ये भूत पर भरोसा है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। अर्नव ने मुस्कुरा कर कहा, अब मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। मुझे तो यकीन है, तुझे नहीं है तो ना ही सही। अमन ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसे कैसे? जब भूत प्रेत जैसा कुछ है ही नहीं तो इन सब बातों पर यकीन ही क्यों रखना? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा कि ये भूत जैसा कुछ नहीं होता। आगे उसने 2 पल सोच कर कहा, हाँ, वो कॉलेज से थोड़ा आगे एक जो कब्रिस्तान है ना, मैं आज पूरी की पूरी रात वहीं पर बिता के दिखाऊंगा। ये सुनकर अर्नव ने कहा, पागल हो गया है क्या? वहां जाएगा, वो भी रात को? ये तो मौत को दावत देने जैसी बात है। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, समझा? तो इस पर अमन ने कहा, जरूर करूंगा, मैं जरूर जाऊंगा, और वैसे भी मैं किसी से नहीं डरता। अर्नव के लाख मना करने के बावजूद भी अमन उस रात कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्रिस्तान के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, रात को अंदर जाना मना है। अमन वो लिखा हुआ पढ़कर भी उसे अनदेखा करके अंदर चला गया। अमन ने कब्रिस्तान में लगे लोहे के दरवाजे को धक्का देकर खोला। वो दरवाज़ा पुराना होने की वजह से बड़ी ही डरावनी आवाज़ के साथ खुला। अमन ने कब्रिस्तान में कदम रखा और दरवाज़ा उसी भयानक आवाज़ के साथ बंद हो गया। वो कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने आसपास नज़र घुमाई। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। बस वहाँ एक छोटा सा लैंप लगा हुआ था, जिससे लैंप के आसपास की कुछ ही चीज़ें देखी जा सकती थी। हवा की वजह से पेड़ के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रहे थे। वहाँ इतना सन्नाटा था कि कहीं दूर रो रहे कुत्तों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रहे थे। चारों ओर जूनी पुरानी धूल लगी कब्रें थी। कब्रें जो नई बनी हुई थी, तो वहीं कई कब्रें टूटी फूटी और पुरानी भी थी, और कहीं कहीं पर कब्र बनाने के लिए गड्ढा खुदा हुआ था। वहाँ का नज़ारा शरीर में कंपन ला देने वाला था। अमन चारों ओर देखे जा रहा था,
तभी उसे खुद के आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने आसपास देखा लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर एक छोटी बनी कब्र पर पड़ी। उस कब्र के पास एक छोटा बच्चा खड़ा था। अमन ने अपने आप से कहा, एक बच्चा, वो भी यहाँ इतनी रात को? लगता है गलती से आ गया होगा, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अमन उस लड़के के पास गया। वो लड़का मैले फटे कपड़ों में एकटक उस छोटी सी कब्र को ही देखे जा रहा था। अमन को अंधेरा होने की वजह से वो लड़का साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसने बच्चे से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? अमन के पूछने पर भी उस लड़के में कोई हरकत नहीं हुई, जैसे उसने अमन की बात सुनी ही नहीं। कोई जवाब ना मिलने पर अमन ने दोबारा पूछा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम कौन हो और यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हो? इतना पूछने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। अब की बार अमन ने थोड़ा जोर से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? ये सुनकर वो बच्चा अमन की ओर मुड़ा। बालों में मिट्टी लगी हुई, आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद, चेहरे पर कोई भाव नहीं और जैसे खून ही ना हो, बिल्कुल वैसा शरीर। उस लड़के को देखकर ही अमन के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उस बच्चे ने अपना हाथ उठाकर उंगली से उस कब्र की ओर जहां वो देखे जा रहा था उस तरफ इशारा कर दिया। इससे पहले कि अमन कुछ प्रतिक्रिया दे पाए, उससे पहले ही वो बच्चा काले धुएं में तब्दील होकर एक पल में ही उस छोटी सी कब्र में समा गया। अमन ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन उसे ये ज़रूर एहसास हो गया कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बस जल्द से जल्द इस कब्रिस्तान से बाहर निकल जाना चाहता था। वो वहाँ से घबराकर जल्दबाजी में भागा। अमन अभी बहुत सारी कब्रों के बीच में था। तभी अमन को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर 2 पल के लिए वो वहीं रुक गया। अचानक ढेर सारे लोगों के चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें इतनी तेज और भयानक थी कि अमन ने अपने कान अपने हाथों से कसकर बंद कर दिए। वो वहाँ से जैसे तैसे निकला। थोड़ा आगे जाते ही वो अचानक किसी चीज़ को देखकर मानो अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि सामने एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा मिट्टी से सने बालों से ढका था। धूल मिट्टी में और पुराने होने की वजह से फटे कपड़े पहने हुए, जिसका पूरा शरीर सड़ चुका था, वैसी औरत अमन के सामने खड़ी थी। उसने अमन को देखकर अपना हाथ उठाकर अमन की ओर धीरे धीरे बढ़ाया। अमन को ये देखकर पसीने छोड़ गए। उसका गला डर से सूख गया और वो देखते ही देखते धड़ाम से गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। उसे रात में हुए हादसे की वजह से तेज बुखार आ गया था। उस रात के बाद से अमन, जो किसी चीज से नहीं डरता था, आज उसकी धड़कन छोटी सी छोटी बात में भी बढ़ जाती है।